हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। एआईबी की पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे फैमिली लॉ और हम करेंगे जून 2026 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पे एआईबी की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने 2014 से लेकर जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर किए हैं। हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले बाकी लेक्चर्स की भी अपडेट आपको मिल जाए। देखो, फैमिली लॉ में आपको डोमिनेटली क्या क्या करना है। एक तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं, सेकंड आपको केस लॉस करने चाहिए एंड थर्ड बेयर एक्ट। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं। पीवाईक्यूज देखो ऐसी प्लेलिस्ट चैनल पे मिलेगी और आज का लेक्चर भी इस प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगा। केस लॉस भी जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज में आए हैं, जो रिपीट होते हैं, वो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। कमिंग टू बेयर एक्ट, देखो डोमिनेंटली फैमिली लॉ में आता है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। बट लेटली हम क्या नोटिस कर रहे हैं ना, देखो स्पेशल मैरिज एक्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी लेटेस्ट पेपर देखोगे जो इस बार हम क्वेश्चन लगाएंगे उसमें देखना क्रिश्चियन से भी आए हैं, पारसी से भी आए हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है कि और भी बेयर एक्ट फैमिली लॉ के अंडर आ सकते हैं। हम डोमिनेंटली डिस्कस कर चुके हैं वो बेयर एक्ट जो हिंदू और मुस्लिम के हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, हिंदू सक्सेशन। स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, इसके अलावा गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट हमने डिस्कस किया है। मुस्लिम लॉ में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट को हम शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सूनर और लेटर आई विल ऐड पारसी एंड क्रिश्चियन। अब उनके बेयर एक्ट पे क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप मार्केट में फैमिली लॉ खरीदोगे विदाउट नोट्स एआईबी के एग्जाम के लिए खासकर, उसमें आपको डोमिनेटली हिंदू एंड मुस्लिम ही मिलेगा। क्रिश्चियन हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, या जो कॉमन लॉज हो गए जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है, या गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये आपको अलग से ही लेने पड़ते हैं, ये उसमें कंबाइंड नहीं मिलते हैं। लेना ना लेना आपका अपना फैसला हो सकता है। नॉर्मली फैमिली लॉ से 8 सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आप नहीं ले जा रहे हो तो फिर प्लीज बी प्रिपेयर्ड कि हो सकता है 8 में से 4-5 सवाल हिंदू और मुस्लिम से आए और बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी आ सकते हैं। सो यू हैव गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स उत्तराखंड 2025, when in an I'm sorry, when is an application for declaration of legal heirs forwarded to registrar general? अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई बच्चा एग्जाम में आंसर नहीं कर सकता था। इस पे ऑब्जेक्शन भी बहुत रेज हुआ था, बट फॉर सम रीजन उन्होंने उसे नहीं डिलीट किया, दे स्टक टू इट, तो हम इसे इसलिए पढ़ के जा रहे हैं। बट ये मैं वो सवाल है जो कह रही हूँ, हर बार आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी समझाया है, नहीं देखा हो तो देखना। एग्जाम में 100 सवाल आते हैं, प्लीज 8 से 10 सवाल, मैं तो बड़ा ही नंबर बोल रही हूँ, 4-5 भी नहीं, 8 से 10 सवाल मान के चलो, ये लोग कुछ भी पूछते रहते हैं। होपफुली आगे नहीं करेंगे एंड दे विल लर्न अ लेसन एंड नॉट डू इट। बट होता है, कभी ग्रेचुइटी एक्ट से आ जाता है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस से कुछ पूछ लेते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स हैं, दिस इज नॉट इवन एन एक्ट। इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने की बात हो रही है। कुछ कुछ स्टेट्स में अप्लाई हो चुका है। ये सिर्फ रूल्स हैं एक सर्टेन स्टेट के, दिस इज नॉट इवन ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, लेकिन उसकी भी एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन लीगल एड्स कहाँ दी जाती है, कितने दिन में दी जाती है, मतलब किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, मुझे खुद भी नहीं पता था ये तो इसका एग्जैक्ट तो मतलब मैं भी नहीं बता सकती थी आपको। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है कि आते हैं, आपको पता होने चाहिए। एंड द रीजन आई प्लेस्ड इट इन फैमिली लॉ, क्योंकि यूसीसी पर्सनल लॉस को हटा के एक सेक्युलर लॉ लाने की ही बात होती है, इसलिए। बट बी प्रिपेयर्ड कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं देना है। आंसर इज बी, आफ्टर 15 डेज उनके बेयर एक्ट में, मतलब रूल्स में जाके देखोगे तो मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, नॉट रेलेवेंट, इन पे अपना टाइम मत खर्चो। ऐसे 1, 2 या 5 सवाल के पीछे अपने बाकी 80-90 क्वेश्चंस को बर्बाद मत करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मैटर्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू इन कैमरा प्रोसीडिंग? तो क्वेश्चन देख के आपको पता चल गया कौन सा बेयर एक्ट देखना है। अब अगर ये आपके पास है एग्जाम हॉल में तो आप चेक करोगे, नहीं है एग्जाम हॉल में, चुपचाप आगे बढ़ जाना, एंड में आके तुक्का मार देना, आजू बाजू किसी के पास मिल गया तो कर लेना। ठीक है, देर इज अ वेरी लेस चांस कि आपको विदाउट नोट्स इसका बेयर एक्ट मिलेगा, तो इन दैट केस विद नोट्स भी ले जा सकते हो। बाहर रखवा दिया तो आपकी किस्मत, ले जाने दिया तो आपकी किस्मत। ठीक है, बट दिस इज टोटली अ चांस कि आपको ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब बेयर एक्ट हाथ में होगा। पूछा क्या है, अब हमें यहाँ से सीखना क्या है, हम क्यों इसको पीवाईक्यू में पढ़ रहे हैं? यही सवाल किसी और ऐसे एक्ट में पूछ लिया जाए जो आपके पास हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा है स्पेशल मैरिज एक्ट में मैक्सिमम फाइन क्या है जो इम्पोज किया जा सकता है, किस चीज के लिए?
फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मैटर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है? कोर्ट में कुछ प्रोसीडिंग्स होती हैं जो पब्लिक में नहीं कराई जाती हैं, वो आप इन कैमरा करते हो, ठीक है। उसको कहीं भी पब्लिक में प्रिंट करने या पब्लिश करने को लेके अगर रूल है और आप उस रूल को कॉन्ट्रवीन यानी उसके खिलाफ जाके उसे पब्लिश करते हो तो मैक्सिमम फाइन क्या हो सकता है? फाइन अप टू 5,000, फाइन अप टू 1,000, फाइन अप टू 500, 1,000, 5,000 या 2,000। इसका करेक्ट आंसर इज बी, फाइन अप टू 1,000 रुपीज। अगर आपके पास बेयर एक्ट है सेक्शन 33, प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड, जहां पे ये बात बताइए उसी के सब क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान कॉन्ट्रवेंशन में जाके करता है तो फाइन लग सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 1,000, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये। अब किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और एक्ट से सवाल पूछ लिया तो भी आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट विच सिचुएशन मेक्स द कंसेंट ऑफ अ वाइफ अननेसेसरी फॉर एडॉप्शन। अब ये क्वेश्चन आपको हर हाल में आना चाहिए। आपको बेयर एक्ट बता दिया, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, आपके पास बेयर एक्ट है एग्जाम में। विच सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है विच मेक्स द कंसेंट ऑफ वाइफ अननेसेसरी फॉर एडॉप्शन। ध्यान देना, अन पूछा है, नेसेसरी नहीं, अननेसेसरी। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे वाइफ की रजामंदी, वाइफ का कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑप्शन ए, शी रिफ्यूजेस कंसेंट ड्यू टू पर्सनल डिसएग्रीमेंट, वो इसलिए मना कर रही है क्योंकि उसका पर्सनल डिसएग्रीमेंट है, वो आपसे सहमत नहीं हो रही है पर्सनली। ऑप्शन बी, शी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन। ऑप्शन सी, शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट लीगल सेपरेशन, यानी लीगल सेपरेशन नहीं हुआ है, बस अलग जाकर रह रही है, लीगली जुडिशियल सेपरेशन नहीं हुआ है। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है बी, शी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन। देखो, बाकी हर सिचुएशन में नॉर्मली एडॉप्शन में एक शॉर्ट में आपको बता दूं, आपको अगर आप बच्चा गोद ले रहे हैं, आप शादीशुदा है, तो आपके स्पाउस का, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसका कंसेंट, उसकी रजामंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी परमिशन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिसएग्रीमेंट है, अब भाई एक औरत है, एक आदमी है, वो बच्चा गोद लेना चाहता है पर उसकी बीवी नहीं एग्री कर रही भाई कि मुझे नहीं पालना बच्चा, मुझे घर में जिम्मेदारी नहीं चाहिए, तो यहाँ उसका कंसेंट मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी मर्जी के बिना चले जाओगे। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। जिस भी बच्चे ने इस पर टिक लगाया है या तो उसने अननेसेसरी नहीं पढ़ा था, ठीक है। हमसे पूछा है कहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई पर्सनल डिसएग्रीमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी है, अलग रह रही है बट लीगल सेपरेशन नहीं हुआ है। क्योंकि आप लीगल सेपरेशन नहीं हुआ है यानी वो आपकी वाइफ है, अलग किसी भी वजह से रह सकती है भाई, हो सकता है दो अलग शहरों में नौकरी हो सकता है आप बाहर रह रहे हो कहीं, वो कहीं और रह रही है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो शी इज लिविंग सेपरेटली। अब इमेजिन आप एक शहर में रहते हैं, आपकी वाइफ दूसरे शहर में जॉब करती है इसलिए वहां रहती है, और आप कहते हो मैं बच्चा गोद ले लूंगा, क्या उसकी कंसेंट मैटर नहीं करेगी? कॉमन सेंस से सोचो, अगर कभी बैराक में दिमाग ना लगे तो कॉमन सेंस भी लगाया करो, ऑब्वियसली उसकी कंसेंट मैटर करेगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, शी हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्शन। बैराक क्लियरली कहता है कन्वर्ट कर गई है, रिलीजन अगर सामने वाले ने चेंज कर लिया है तो फिर उसका कंसेंट मैटर नहीं करता, ये बात क्लियरली बैराक में लिखी है। सेक्शन 7, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब सवाल ये है कैसे पता चलेगा कि मुझे आंसर यहाँ मिलने वाला था। क्वेश्चन देखो, वाइफ का कंसेंट जरूरी है कि नहीं ये पूछा है, यानी बच्चा गोद कौन ले रहा है? बच्चा कौन गोद ले रहा है? एक हस्बैंड ले रहा है। हस्बैंड कौन है? मेल। तो हम यानी एक आदमी की किसी को गोद लेने की कैपेसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। मान लो यही क्वेश्चन अगर होता, हस्बैंड लिखा होता यहाँ पे, तो फिर उस केस में बच्चा कौन गोद ले रहा होता? वाइफ। तो हम किसकी कैपेसिटी की बात कर रहे होते? एक फीमेल की। तो जो दूसरा सेक्शन है जो फीमेल की कैपेसिटी के बारे में बात करता है, हम वहां जाते, ठीक है। तो 7 में क्या लिखा है? कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो कौन ले सकता है? देखते हुए जाओ, एनी मेल हिंदू, कोई भी मेल हिंदू बच्चा गोद ले सकता है, साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है, एंड नॉट अ माइनर, यानी खुद एक माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक, कि एक माइनर माइनर का पेरेंट नहीं हो सकता बेसिकली, तो एडल्ट होना चाहिए। हैज द कैपेसिटी टू टेक ऑन और अ डॉटर इन एडॉप्शन, कब? अगर उसकी वाइफ जिंदा है, शादीशुदा है, वाइफ जिंदा है, तो वो उसके कंसेंट के बिना बच्चा गोद नहीं लेगा, अनलेस, किन कंडीशंस में कंसेंट नहीं चाहिए? वन, वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनेंशियली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, मतलब वाइफ ने कंप्लीटली दुनिया त्याग दी है। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 साल दूसरे शहर रहने चली गई या कहीं आपसे झगड़ा हो गया तो उसे दुनिया त्यागना नहीं कहते, या वो पूजा पाठ करती है और किसी मेडिटेशन कैंप में 3 महीने चली गई, उसे दुनिया त्यागना नहीं कहते। समवन हु हैज कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ड, संत वंत बन गए या समाज का त्याग कर चुके हैं, उस केस में, ठीक है। सेकंड, सीज टू बी अ हिंदू, वाइफ ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, वो किसी भी और धर्म में कन्वर्ट कर चुकी है, ठीक है। 3,
और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपीटेंट यूरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर किसी कंपीटेंट कोर्ट ने उस औरत को, जो आपकी वाइफ है, अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर हमारे ऑप्शंस में सीज टू बी अ हिंदू की जगह कल को रिनाउंस द वर्ड लिख दिया हो या अनसाउंड माइंड लिख दिया हो कंपीटेंट कोर्ट के बाद थ्रू डिक्लेयर, तो आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, इस बहाने आपने सेक्शन 7 भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, अगेन बेयर एक्ट है तो आगे बात करो, नहीं तो आगे बढ़ो। बिटवीन विच आवर्स मस्ट अ मैरिज जनरली बी सोलमनाइज्ड, किन घंटों के बीच शादी होनी चाहिए जनरली? ऑप्शन ए 6 इन द मॉर्निंग 9 इन द इवनिंग, यानी 6 AM से 9 PM। ठीक, अगला ऑप्शन है बिटवीन 7 इन द मॉर्निंग एंड 8 इन द इवनिंग, 7 AM टू 8 PM। थर्ड ऑप्शन है 6 इन द मॉर्निंग 7 इन द इवनिंग। लास्ट ऑप्शन है 5 इन द मॉर्निंग एंड 6 इन द इवनिंग। अब ये क्वेश्चन तो लिटरली ऐसा है, बैराक नहीं है, तो फिर तुक्का ही मारोगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, बिटवीन 6 इन द मॉर्निंग एंड 7 इन द इवनिंग। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 क्लियरली टाइम के बारे में बात करता है, और ये क्लियर लिखा है। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, एंड आई एम टेलिंग यू, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि लोग कॉमन सेंस का लॉजिक कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। हर जगह फिट नहीं बैठता, बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पर्सनली नहीं हिट किया था, बट आई सॉ दिस कॉमेंट समवेयर। उस बच्चे ने कहा कि उसने इस क्वेश्चन का आंसर पे तुक्का कैसे मारा, वेयर एक्ट तो है नहीं, तो बात खत्म। अब खाली तो नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तो मार्क करोगे। ठीक है, उस बच्चे ने कहा कि मैंने सीआरपीसी में जो अरेस्ट का टाइम होता है, औरतों के अरेस्ट का टाइम होता है ना, कि आप रात में उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते, उसने उस बेसिस पे तुक्का मारा कि ये 5 AM तो बहुत जल्दी लग रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 6 तक उसे कन्विंस था, 6 इन दी मॉर्निंग सही लग रहा है, 9 इन दी इवनिंग बहुत लेट लग रहा है, तो बेस्ड ऑन द टाइम जिस बीच औरत को अरेस्ट किया जा सकता है, उसने उस वजह से तुक्का मारा 6 to 7, एंड वो सही आंसर भी था। तो कई बार कहीं और का कॉमन सेंस कहीं और काम आ जाता है जब आप गेस वर्क कर रहे होते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, वंस अगेन इफ यू हैव द बेयर एक्ट कांग्रेचुलेशंस, अदरवाइज गॉड इज विद यू। ठीक है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन मेंटेनेंस बी अवॉर्डेड, ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए अवॉर्ड की जा सकती है? मैक्सिमम 5 years, फिक्स टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years, यानी 10 साल से ज्यादा नहीं, एक फिक्स टर्म दिया जाएगा उसके अंडर, फॉर अ पीरियड डिटरमाइंड सोनली बाय द रजिस्ट्रार, वो टाइम पीरियड जिसके बारे में रजिस्ट्रार बताता है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ। करेक्ट आंसर इज डी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो ऑब्वियसली अगर बेयर एक्ट है सेक्शन 40 क्लियरली लिखा है, बट थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, कभी कभी ना दिमाग भी लगाना चाहिए, हर क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से एग्जाम में सिंपल चीज है, आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इस एग्जाम में तो 91 पे था, लेट्स से पहला क्वेश्चन यही होता। पहली बात, फियर, डरना बिल्कुल नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को देख के कभी मत डरो, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड, आराम से उस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। मैं सिंपली इतना पढ़ के अगर पैनिक कर जाती, ओ शिट मेरे पास है नहीं, अरे 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 गया टाइम खराब हो गया, नहीं, एक बार पढ़ा, ड्यूरेशन देखा, अगर मुझे ऐसा सवाल लग रहा है जो थोड़ा भी कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है, तो आधा मिनट दे के देख लो, 1 मिनट दे के देख लो, तुम्हें लग रहा है इसके लिए भी टाइम नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो, सर्कल कर दो, बाद में आके देखेंगे। अब जब बाद में वापस आओगे, कुछ तो मार्क करना है, कॉमन सेंस कैसे लगाना है थोड़ा बहुत सोचो। आई एम नॉट सेइंग कि इससे 100% सही हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, बट आपके सही तुक्का मारने के चांस बढ़ जाते हैं। नाउ लिसन व्हाट डू वी डू, हमसे पूछा जा रहा है मेंटेनेंस कितने टाइम के लिए अवॉर्ड की जा सकती है, सिर्फ मैक्सिमम 5 साल के लिए। अब सिर्फ कॉमन सेंस से सोचो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं इस इंसान को मेंटेनेंस सिर्फ 3 साल के लिए देंगे, अगर उसका बच्चा 2 महीने का है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप वाइफ को मेंटेनेंस सिर्फ 3 महीने के लिए देंगे? लॉजिकल है? नहीं, जैसी जरूरत होगी, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक तो दोगे। बेटी है तो फिर हो सकता है अनमैरिड तक दो, हमें नहीं पता इनके में मैरिज तक रुक रहे हैं कि नहीं, हो सकता है पारसी में ना रुकते हो, क्योंकि तुमने तो हिंदू लॉ पढ़ा था। पर इतना तो पता होगा कि माइनर बच्चा है तो मेजर होने तक तो देंगे, सरकार इंडिया में लॉ इतना तो ध्यान देगा, राइट? तो मैक्सिमम 5 years तो सेंस नहीं बनता, फिक्स पीरियड 10 साल भी सेंस नहीं बनता, आप इस तरह की टाइम लिमिट लगाओगे कैसे? तीसरा, पीरियड की रजिस्ट्रार डिसाइड करे, तो ये तो बहुत रिस्की हो गया, वो कभी 3 महीने बोल दे, कभी 3 साल बोल दे, बट चलो डाउट आ सकता है मन में। फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द प्लेंटिफ, इसको पढ़ के सोचो कि अगर आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हो या पत्नी पति को दे रही है, तो प्लेंटिफ जितने साल जिंदा है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये तो कॉमन सेंस है भाई, वो इंसान मर गया तो मेंटेनेंस किस बात की, है ना? ये तो जायज लग रहा है ना सुनने में कि प्लेंटिफ जो है जिसको मेंटेनेंस दी जा रही है उसकी जिंदगी से ज्यादा समय तो नहीं हो सकता।
जिंदगी जितना होगा ये नहीं लिखा है कि लाइफ टाइम देना है, ऐसा नहीं लिखा है। ये लिखा है टाइम पीरियड उसकी जिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर वो वाइफ 25 की उम्र में मर जाए तो क्या 50 साल मेंटेनेंस दोगे वाइफ को? थोड़े कैसे दे सकते हो जब वो जिंदा ही नहीं है? 60 तक जिंदा है, हो सकता है 60 तक दो, डिपेंडिंग ऑन द केस। बट हाँ, उसकी जिंदगी से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो बेस्ट आंसर इज डी। अब मेरे पास बैराक नहीं था, बट जब मैंने शांति से क्वेश्चन पढ़ा और गेस वर्क करने की कोशिश की, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो और लॉस पढ़े हैं, हिंदू लॉ पढ़ा है आपने, मुस्लिम लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है, और आपको जनरल भी कॉमन सेंस है कि इंडिया में लॉ में कितना ध्यान रखा जाता है चीजों का। सबसे कॉमन सेंसिकल आंसर यही बन रहा है। सही है गलत है बात की बात है, तुक्का बहुत सेंसिबल है ये। एंड ऑब्वियसली जिसने किया होगा उसने डी सही मार्क किया होगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस फॉर फैमिली लॉ। अगर आप इस बार के क्वेश्चंस देखोगे, एक तो 8 क्वेश्चन नहीं आए, मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, 8 क्वेश्चन नहीं आए, 5 से 6 क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन डोमेस्टिक वायलेंस के आ गए, अब उनको कहाँ फिट करोगे आपकी मर्जी, फैमिली लॉ में करोगे, सीआरपीसी में करोगे, मैंने यहाँ नहीं रखा है उन्हें, ठीक है। यूसीसी से क्वेश्चन आ गया, पारसी से आ गया, क्रिश्चियन से आ गया। 5 सवाल आए, 3 चले गए, कितने बचे? 2 या 3 सवाल हैं जो आप टिक कर पाओगे इसमें से। इसलिए आई ऑलवेज से माइनर लॉस को कभी इग्नोर मत करना। कि जो बच्चे ये सोचते हैं ना मैं सिर्फ सीआरपीसी कर लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन कर लूंगा, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एंड फैमिली, अरे आराम से 40-45 सवाल नंबर बन गए, हो गया। ये होता है। 5 से 6 सवाल आए मुश्किल से ढंग के फैमिली के, जिसमें जो आप पढ़ के गए थे हिंदू और मुस्लिम, उससे मुश्किल से 3 सवाल आए हैं। क्या करोगे? फंस गए आप। इसलिए माइनर लॉस को कभी इग्नोर मत करो, माइनर लॉस को इक्वल वेटेज दो, ढंग से उनको भी पढ़ के जाओ। वो दिखते 2 नंबर है, पर वो दो 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 मिलके कब 6 बन जाते हैं ना, पता नहीं चलता। एंड कई बार माइनर लॉस से बहुत आसान सवाल आते हैं, जितना टाइम इन क्वेश्चंस में लग रहा है ना दिमाग में, उससे कम टाइम में वो सॉल्व भी हो जाते हैं, ढूंढना भी आसान होता है। तो कभी भी उन्हें इग्नोर मत करना, नहीं तो इस जैसे इस एग्जाम में हुआ है, लेटेस्ट पेपर में आप देख सकते हो बच्चों की हालत खराब हो गई थी। इस सिचुएशन में नहीं फंसना है, तो प्लीज ढंग से पढ़ के जाओ। And I have an update for you. This time, for the first time, I'm coming up with my own mentorship program. इसमें मैं सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, चाहे एग्जाम के 1 महीने पहले देख रहे हो, 15 दिन पहले या 2 महीने पहले, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी अबाउट इट, बिकॉज अगर मेरे पास बैंडविड्थ हुई, टाइम हुआ, तो आई विल श्योरली इनरोल यू, ठीक है। इसमें मैं पर्सनली मेंटोर करूंगी फॉर AIB 22। आई गिव यू अ कंप्लीट रोड मैप कि आपको कब कितना क्या पढ़ना है। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी एनरोल हैं उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, वो 3-4 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम आज 9-10 अगस्त के आसपास बात कर रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी कवर्ड 2-3 सब्जेक्ट्स एंड हम सॉलिड प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली वीकली टारगेट दे रही हूँ मैं उन्हें कि आपको आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। सुबह अपडेट लेते हैं, रात में अपडेट लेते हैं, कितना पढ़ा, कितना बाकी है, एवरीथिंग। कोई भी डाउट है वो मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं। डाउट सेशंस उनके हर 10-15 दिन में डाउट सेशन होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डेली प्रॉब्लम जहां वो मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। उनके रूटीन के हिसाब से टारगेट मिलते हैं। वर्किंग है तो अलग टारगेट है, स्टूडेंट है तो अलग टारगेट है, हाउसवाइफ है तो अलग है, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग है, एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अक्टूबर के अराउंड हम करेंगे इसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। 5 फुल लेंथ टेस्ट लगेंगे ताकि उनका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो, उनकी स्पीड बेटर होती जाए प्रैक्टिस के साथ साथ, और उन्हें आइडिया लगे कि एग्जाम में माहौल कैसे होगा। एग्जाम गाइडेंस एंड टाइम, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कुछ टिप्स आपने देखा मैंने इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर की, वहां ऑब्वियसली ये ज्यादा डिटेल्ड होता है, वन ऑन वन होता है। अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, डेली बैठ के कोई नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में सब 15 मिनट जाग रहे होते हैं। वो बच्चे जो मेरे साथ एनरोल्ड है, मैं उन्हें डेली बैठा के पढ़वा रही हूँ, चाहे वो रात में जागे चाहे सुबह जागे, आई डोंट केयर। स्कूल के वाला हाल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। For the first 10 students, the fees is 1499 and for the next 10 it is 1999। ये slot जल्दी भरने वाला है, so do contact me as soon as possible। टू कॉन्टैक्ट मी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप पे डीएम कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और इवन ऑन इंस्टाग्राम। I'll update you about the details there and you can enroll with me as soon as possible। So stay tuned, keep watching, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।